हाँ, तो आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं। दूसरा वाला जो चैप्टर था वो तुमने पढ़ा बहुपद। चैप्टर नंबर 2 जो था वो था बहुपद। अब ये 3 चैप्टर लगातार आते हैं, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण योग, और चौथा जो चैप्टर आएगा वो कौन सा है, वो है, उसका नाम क्या है, द्विघात समीकरण। तो ये तीनों के तीनों चैप्टर है ना, और मैं तुम ज़्यादातर बार क्या बात करते हो, चर अचर इनसे बनी हुई चीज़ों की बात करते हो। ठीक है, बहुपदों की बात करते हो, व्यंजकों की बात करते हो, समीकरणों की बात करते हो, वो सारी चीज़ें इनमें बात चलती है। तो जब भी हम चर अचर इन सब चीज़ों की बात करते हैं, समीकरणों की बात करते हैं, तो वो पूरी एक ब्रांच होती है अलजेब्रा। गणित की एक अलग ब्रांच होती है अलजेब्रा, जिसमें ये सारे के सारे चैप्टर आते हैं। तो ये 3 चैप्टर जो हैं, दूसरा तीसरा चौथा, ये लगातार आते हैं। 5वें को भी ले सकते हो साथ ही साथ, वो तुम समझ जाओगे आगे चलकर। लेकिन अभी के लिए समझो कि इस चैप्टर में क्या आगे बढ़ने वाला है। जैसे अभी तुमने क्या पढ़ा, बहुपद पढ़े। बहुपद 2-3 तरीके के होते हैं। पहला मान लो जिसको घात के आधार पर हम बताते हैं कि जिसकी घात मान लो 3 है तो उसको हम कह देते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद ये पिछले क्लास में मतलब पिछले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। ये कुछ ऐसा दिखता है, सामान्य तौर पर ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, जिसकी हाईएस्ट पावर जो होती है, उच्चतम घात होती है, वो 3 हो, उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। अगर किसी की घात 2 हो तो उसको हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। सबसे फेमस तो यही है, द्विघात बहुपद। इसके तुम शून्य का वगैरह निकालना सीखते हो, कुछ ऐसा दिखता है, ax² bx + c। ठीक है, फिर अगर घात 1 होती है तो क्या बनता है, बताओ जरा। घात 1 होती है तो हम उस बहुपद को कहते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, जिसको हम ax + b ऐसा कुछ वो दिखता है। ठीक है, मतलब अगर मैं कुछ एग्जाम्पल दूँ, 2x + 5, 3x - 2 ऐसा कुछ लिखा हो, जिसकी जो x है उसकी पावर 1 हो, उच्चतम घात चर की 1 हो, तो ऐसे समीकरणों को, ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, द्विघात रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बात चल रही है, रैखिक समीकरण की। ये तो क्या थे, रैखिक बहुपद। समीकरण का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में उसको इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन, इक्वेशन में इक्वल का, इक्वल जैसी फीलिंग आ रही है, तो जहाँ पर भी इक्वल का चिन्ह लग जाए, जिस भी बहुपद में इक्वल का चिन्ह लग जाए, उस चीज़ को हम कहने लग जाते हैं इक्वेशन, समीकरण। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, तुम्हारे पास मान लो ऐसी कुछ चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, अगर इसके बराबर में 0 लग गया, मान लो बराबर का चिन्ह आ गया किसी चीज़ में, तो वो रैखिक समीकरण बन जाएगा। ये रैखिक बहुपद था, अब ये क्या बन चुका है, रैखिक समीकरण बन चुका है। बहुत ही हम आराम आराम से चीज़ों को बिल्ड करेंगे। ठीक है, इतना जल्दबाजी में भगाने नहीं वाला, आराम आराम से सारी चीज़ों को समझते जाएंगे, बिल्कुल 0 से। जैसे मैं तुम्हारे सामने लिख दूँ x = 8, 4x = 8, ऐसा मैंने कुछ लिखा, तो ये भी क्या है, x की पावर 1 है, तो ये रैखिक चीज़ हो गई। अब इक्वेशन में लिखी हुई है, तो ये चीज़ भी क्या हो गई, एक रैखिक समीकरण बन गया। कुछ भी चीज़ लिखा हो, मैं सीधा लिख दूँ x = 2, तो ये भी एक रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण है। मैं ऐसे लिख दूँ, मान लो 2x + 3y + 4z = 5, ऐसा मैंने कुछ लिखा, तो इसमें भी क्या है, चर जो है उसकी घात 1 है, चर जो है उसकी घात 1, चर की घात 1, यानी ये पूरी चीज़ तो रैखिक है। इक्वल का चिन्ह लगाया, मतलब ये समीकरण बन गया। तो ये पूरी चीज़ भी क्या है, एक रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण है। ऐसे में कितने भी चर ले सकता हूँ, मान लो मैं कुछ ले लेता हूँ 2x + 5y या माइनस वगैरह कुछ भी हो सकता है, = 10, ऐसा मैंने कुछ लिखा, तो ये भी क्या है, पावर 1 है, पावर 1 है, तो ये पूरी चीज़ रैखिक हो गई। इक्वल का चिन्ह लगाया, मतलब समीकरण बन गया। तो ये सारी जो चीज़ें लिखी हुई हैं तुम्हारी स्क्रीन पर, वो सारे के सारे रैखिक समीकरण हैं। अब यहाँ पर 2 चीज़ें समझो, 2 चीज़ें समझो। तुम्हारे सामने जो चीज़ें लिखी हैं उनमें थोड़ा गौर करना। ये जो समीकरण है उसमें चर कितने हैं, चर बताओ, चर कितने हैं। ये रैखिक समीकरण है, इसमें चर कितने हैं, 1 चर है। तो ये जो समीकरण है उसको हम कहेंगे 1 चर वाला रैखिक समीकरण। 1 चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, ऐसे ये भी हो गया, 1 चर वाले रैखिक समीकरण है ये। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 1 ही है। ठीक है, 1 चर है। यहाँ पर देखो x 1 चर हो गया, y 2 चर हो गए, तो ये जो समीकरण है वो कैसा बन गया, 2 चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। 2 चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। तो इस चैप्टर में हम ऐसे ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में बात करेंगे। युग्म क्या होता है अभी समझ जाओगे। इसमें कितने चर हैं, 1 2 3 4, तो इसमें सॉरी क्या लिखता हूँ, 3 चर है इसमें, तो 3 चर वाला रैखिक समीकरण है ये। हमें कैसे पढ़ने हैं, हमें ऐसे चाहिए x y a b, ऐसा कुछ हो। x y तुम्हें ज़्यादातर टाइम देखने को मिलेगा। तो अगर 2 चर हों, उससे जो बना हुआ समीकरण है और वो भी रैखिक समीकरण हो, तो उसकी चर्चा हमें इस चैप्टर में करनी है।
अब आगे बढ़ जाते हैं, मैं पूरा फ्लो से समझाऊंगा। जैसे एक सवाल लेकर आया हूँ मैं शुरू में ही तुम्हें समझाने के लिए कि ये चैप्टर करने क्या वाला है, इस चैप्टर हम करने क्या वाले हैं, उसको तुम इससे समझ जाओगे बहुत ही आसानी से। जैसे मैं तुम्हारे सामने अब करता हूँ, 5 पेंसिल हैं, मान लो कोई समस्या आ रही है तुम्हारे सामने, ऐसा मत सोचना कि ये क्या क्वेश्चन ले आया शुरू में ही, अभी तो इसने कुछ समझाया भी नहीं। इसी क्वेश्चन के माध्यम से तुम सारी चीज़ें समझ जाओगे। 5 पेंसिल हैं तुम्हारे पास नहीं, क्वेश्चन ने दे रखा है। 7 कलम है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य, टोटल जो मूल्य है वो 50 है। टोटल 50 रुपए की है 5 पेंसिल, मैं ऐसे मान लेता हूँ। और तुम्हें ऐसा नहीं पता है, देख रहे हो, तुम्हें 5 पेंसिल और 7 कलमों का टोटल मूल्य दे रखा है 50, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि एक पेंसिल कितने की आ रही है, एक कलम कितने की आ रही है। तुम्हें ऐसा नहीं पता कि 5 पेंसिल कितने की होंगी, 7 पेंसिल कितने की होंगी, दोनों को जोड़कर 50 आ जाएगा। तुम्हें वो पता ही नहीं है, तुम्हें बस टोटल पता है कि 50 होगा। तो ये एक तरीके से इक्वेशन जैसी नहीं दिख रही कि अगर इसका तुम्हें प्राइस पता हो कि एक पेंसिल कितने की आती है, वो पता हो, हम थोड़ी देर के लिए उसको मान लेते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है, अज्ञात चीज़ है, अननोन चीज़ है, उसका प्राइस यानी कि उसका जो मूल्य है कितने रुपए की है वो हमें पता नहीं है, अज्ञात चीज़ है, अननोन चीज़ है। और अननोन यानी कि अज्ञात चीज़ों को ही हम मान लेते हैं एक्स। ये बात हम कर चुके हैं, नहीं करी, चलो अब फ्रेश स्टार्ट है। तो एक पेंसिल x रुपए की है, तो 5 पेंसिल कितने की होगी, 5x रुपए की, ठीक है। ऐसे 7 कलम है, मान लो एक कलम जो है ना, ये किसका प्राइस है, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल कितने रुपए की है, x रुपए की है। एक कलम कितने रुपए की है, तो वो हमें पता थोड़ी ना है, तो हम उसको थोड़ी देर के लिए y मान लेते हैं कि एक कलम 22 रुपया की है, तो 7 कलम कितने रुपए की हो जाएगी, 7 22 रुपया की हो जाएगी। अब इन दोनों को मिलाओगे तो टोटल हमें मूल्य मिल जाएगा 50। देख रहे हो किस तरीके से समीकरण बन गया हमारे पास। तो मैं कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी पूछे जा चुके हैं कि ऐसे तुम्हारे सामने कुछ लिख देगा कि इसके समीकरण बनाओ, तो मैं सॉल्व करने को नहीं कहता, वो केवल सिंपल समीकरण निकलवाने को कह देता है। तो ये चीज़ तुम्हें करनी आनी चाहिए। अब देखो, अब क्या कह रहा है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है, मतलब 5 पेंसिल है, 5 पेन है, तो उनका टोटल जो मूल्य आ रहा है वो 46 है, 46 रुपए की है टोटल। लेकिन हमें एक पेंसिल का मूल्य तो पता ही नहीं है, उसे एक पेंसिल का मूल्य हमने माना था x, तो 7 पेंसिल कितने की आएंगी, 7x रुपया की। ऐसे ही 5 कलम कितने की आएंगी, 5 बाई, एक कलम 22 रुपया की, तो 5 कलम कितनी होगी, 5 22 रुपया की, बराबर टोटल कितने हो जाएंगे, 46 रुपया। तो ये 2 समीकरण तुम्हारे पास निकल के आ गए, ठीक है। तो अब तुम्हें बताना है कि बताओ जरा, एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा, एक पेंसिल का मूल्य बताओ और एक कलम का मूल्य बताओ। वही चीज़ है, एक पेंसिल का मूल्य था कितना, x, तो हमें x बताना है। एक कलम का मूल्य था कितना, y, तो हमें y बताना है। तो x और y हमें एक तरीके से ज्ञात करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। अब इस पूरे चैप्टर में हम ऐसी ही समस्याओं को देखते हैं जहाँ पर x और y के मान निकालने रहेंगे तुम्हें। और एक बात जरा ध्यान से सुनना कि अगर तुम्हें 2 चीज़ें निकालनी है ना, कोई भी 2 अज्ञात चीज़ें निकालनी है, तो तुम्हें 2 ही समीकरणों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर तुम्हें 3 चीज़ें निकालनी रहती तो तुम्हें 3 समीकरणों की जरूरत पड़ती। ये बहुत ही अच्छे तरीके से दिमाग में डाल लेना कि अगर 2 चीज़ें निकालनी है तो हमें 2 समीकरणों की जरूरत पड़ेगी। देख रहे हो, x निकालनी है, y निकालनी है, 2 चीज़ें निकालनी है, तो उसके लिए 2 ही समीकरण आ चुके हैं। 2 समीकरणों के बिना तुम दोनों चीज़ें नहीं निकाल पाओगे। कि तुम सोचो कि हमारे पास एक समीकरण है, इससे ही हम तो दोनों चीज़ें निकाल देंगे, नहीं निकाल पाओगे, हो ही नहीं सकता वो, ठीक है। 2 समीकरण तुम्हें चाहिए होंगे। अब देखो, ये एक समीकरण है, रैखिक समीकरण ही तो है, पावर 1 है तो रैखिक हो गया। 2 चर हैं इसमें, 2 चर हैं, तो ये क्या है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। और नीचे वाला, उसमें भी 2 चर हैं, 2 चर हैं और रैखिक है, तो ये भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण हैं। ये दोनों के दोनों 2 चर वाले रैखिक समीकरण हैं हमारे पास। और ये दोनों का जोड़ा एक साथ मिला है हमें, ऐसा नहीं है कि ये अलग से उठा लिया है और ये अलग से उठा लिया है। एक ही समस्या में 2 समीकरण निकल के आए हैं, तो इन दोनों का जोड़ा एक साथ आया है। जोड़े को ही थोड़ा सा हिंदी में कहते हैं युग्म। युग्म का मतलब होता है पेयर, जोड़ा, ठीक है।
तो दो समीकरणों का तुम्हें जोड़ा एक साथ मिला है, तो हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना इस पूरे चैप्टर में सीखते हैं। ऐसे दो समीकरण तुम्हें मिलेंगे समस्या में, उसको तुम्हें सॉल्व करना रहेगा। सॉल्व करने का मतलब x का मान निकालना रहेगा और y का मान निकालना रहेगा। ठीक है, अब इसको करने के तीन तरीके आते हैं हमारे पास। ऐसी समस्याओं को सॉल्व करने के तीन तरीके आते हैं हमारे पास। पहला जो तरीका आता है वो आता है ग्राफीय मेथड। तीन तरीके हैं सॉल्व करने के। सॉल्व करने के तीन तरीके हमारे पास आते हैं। पहला तरीका आता है ग्राफ के माध्यम से, ग्राफीय विधि। इस पर तुम्हारी प्रश्नावली नंबर 1.1 है। दूसरा जो आता है वो आता है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। समीकरणों को सॉल्व करना सीख रहे हैं, रैखिक समीकरणों को सॉल्व करने के तीन तरीके आते हैं। इस पर है 1.2 में सारे के सारे सवाल। फिर तीसरा आता है विलोपन विधि। विलोपन विधि, विलोपन विधि, विलोपन विधि का तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया पहले से होगा, नहीं होगा तो हम देख लेंगे। ठीक है, इस पर है 1.3। इस तरीके से पूरा का पूरा चैप्टर बना हुआ है। अब जो आज का लेक्चर है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों विधि ज़्यादा कुछ कराने के लिए है नहीं इसमें। तुम्हें तो सारे सॉल्व ही करने हैं, ज़्यादा थ्योरी है नहीं इसमें। थ्योरी है इसमें, तुम्हें कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझने हैं। आज का जो लेक्चर है वो इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सवाल भी सबसे ज़्यादा यहीं से बनेंगे और सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो इसी में है। आज के लेक्चर में तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। और ये जो दो चीज़ें हैं उन पर तो बहुत कम टाइम देना पड़ेगा, सीधे हम बस प्रैक्टिस करेंगे उनकी, थ्योरी वगैरह नहीं पढ़नी उनकी। ठीक है, तो अब थोड़ा सा फिर शुरू से करते हैं, शुरू से कहानी को स्टार्ट करते हैं। जैसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है बीजगणितीय व्यंजक, फिर आता है बीजगणितीय समीकरण, फिर आता है रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। हम सारी चीज़ें समझते चले हैं। ठीक है, ये सब तुम्हें आता है। अब हाँ, ये चीज़ और समझानी है। देखो तुम्हारे पास कोई एक ही समीकरण दे रखा है। अभी देखो हमने क्या देखे थे, दो समीकरण होते हैं, दो समीकरणों का एक युग्म होता है, जोड़ा होता है, उसको हमें सॉल्व करना है। तो उसके तीन तरीके आते हैं। लेकिन मान लो तुम्हें एक ही समीकरण दे रखा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसको सॉल्व करने के मतलब इसके जो सॉल्यूशन आएंगे ना वो अनंत आएंगे, अनंत हमेशा। अगर तुम्हें केवल एक समीकरण दे रखा है तो उसके अनंत हल आएंगे। कैसे आएंगे? और ये शायद सवाल कहीं तो मैंने देखा था, ये एनसीईआरटी से ही मैंने लाइन उठाई है। ये डायरेक्ट जो लाइन है वो एनसीईआरटी में दे रखी है, तुम ढूंढोगे तो मिल जाएगी। मतलब क्या है वो समझो। जैसे मैं मान लूँ x की जगह पर मान लो 0 रख दी, तो y का कुछ मान आ जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा? 4/3 आ जाएगा। x 0 हो जाएगा तो ये चीज़ 0, 3 बटे में आ जाएगी तो 4/3 आ जाएगा y। समझ गए? अब मैं x की जगह पर तो कुछ भी रखते जाऊँगा, मान लो 1 रखूँगा तो y कुछ ना कुछ सॉल्व होकर आ जाएगी। मैं 2 रखूँगा, कुछ ना कुछ सॉल्व होकर आ जाएगी। मैं माइनस का रखता जाऊँ तो भी सॉल्व हो जाएगी। मतलब मैं x को अनंत रखता जाऊँगा, अनंत चीज़ें रख दूँ x में, तो हमें y के भी अनंत मान मिल जाएंगे। यानी कि हमें x और y जो है उसके अनंत हल मिलने वाले हैं। तो अगर तुम्हारे पास केवल एक समीकरण है तो उसके अनंत हल आएंगे, कितने भी हल आ सकते हैं। अगर दो समीकरण हो जाते, मान लो दो समीकरण हो जाते, तो फिर कुछ नहीं कह सकते थे हम कि कितने आएंगे, तो फिर पक्का नहीं कह सकते। फिर तो हमें सॉल्व करके ही पता लगाना पड़ेगा कि कितने आएंगे। अभी देखेंगे हम सारी चीज़ें। तो अगर दो समीकरण आ गए फिर जरूरी नहीं है कि अनंत ही आएंगे, केवल एक समीकरण होता है तब हम कह सकते हैं कि इसके अनंत हल आएंगे पक्का। तो समीकरणों के एक युग्म का मतलब समझते हो, या कोई एक समीकरण समझ जाओ, केवल एक समीकरण की बात कर रहे हैं हम अपरिमित रूप से। अपरिमित का मतलब, परिमित का मतलब होता है जिसे तुम गिन सकते हो, माप सकते हो। अपरिमित का मतलब होता है जिन्हें तुम गिन नहीं सकते। अनंत हल को तुम गिन सकते हो। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कोई एक समीकरण है उसके अनेक हल होते हैं। दो समीकरण होते तो हम कुछ बता नहीं सकते थे। आगे बढ़ जाओ। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है कुछ इस तरीके से। इनका सामान्य रूप समझना, ये जो समीकरण होते हैं दो चर होने चाहिए और रैखिक होने चाहिए। इस कंडीशन को, इस तरीके के जो समीकरण बनते हैं, इनका सामान्य रूप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले देखो, इस तरीके से देखो, x के साथ क्या लगा हुआ है? 1 लगा हुआ है। y के साथ क्या लगा हुआ है? 3 लगा हुआ है। इसमें देखो x के साथ क्या लगा हुआ है? 2, y के साथ 3 है। इधर की साइड कुछ अलग लगा हुआ है। ठीक है, और मैं इनको इधर की साइड भी भेज सकता हूँ कि x + 3y, 6 को मैं इधर की साइड लेकर आऊँगा तो -6 हो जाएगा, बराबर में 0 बचेगा उधर। ऐसे ही इसको करूँ 2x - 3y, 12 को इधर की साइड लेकर आऊँ तो उधर 0 बनेगा। कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक है। अब देखना चेंज कहाँ कहाँ पर हो रहा है वो समझना। x चेंज हो रहा है दोनों में? नहीं हो रहा। कितने भी तुम रैखिक समीकरण लिख लो उसमें x तो रहेगा ही, ऐसे y भी रहेगा। तो उनको हम फिक्स कर लेते हैं सामान्य रूप में। सामान्य रूप का मतलब होता है जनरल रूप क्या है, आमतौर पर वो दिखती कैसी है। तो 1, 2, 3
और ये जो अचर आ रहे हैं ना, अचर संख्याएं आ रही हैं, उनके लिए हम ABC का इस्तेमाल करते हैं। मान लो मैंने पहले समीकरण के लिए इस्तेमाल कर लिया A1, उसके साथ आता है x प्लस B1, उसके साथ आएगा y प्लस C1 के साथ कुछ नहीं आएगा, वो अचर पद आएगा, ठीक है, बराबर 0। दूसरा जो समीकरण आएगा वो आ जाएगा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ये होते हैं कोई भी दो समीकरणों के, दो रैखिक समीकरणों के सामान्य रूप। ध्यान से समझ लेना, ये चीज बहुत काम की है किस तरीके से एक सामान्य रूप निकलता है, ठीक है। एक्स वाई तो होनी चाहिए, और ये अचर पद हैं, ठीक है, इनके गुणांक हैं, गुणांकों को हमने A1 A2 B1 B2 C1 C2 दे लिख दिया है, ठीक है। तो ये सामान्य रूप हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है, अभी तो थोड़ी मोड़ी चीजें समझी हैं। अब समझना, कोई भी तुम्हारे पास दो समीकरण आएंगे, कोई भी समस्या होगी इस चैप्टर में, तुम्हारे पास दो समीकरण दे रखे होंगे, पहला समीकरण दूसरा समीकरण, उन दोनों को हल करना सीखते हैं। तो अब एक बात समझना, जरूरी नहीं है कि दोनों समीकरणों का कोई हल आए, या तो हल आ सकता है या हल नहीं भी आ सकता, कोई हल निकल ही नहीं रहा, या तो सॉल्व हो जाएंगे या सॉल्व हो ही नहीं रहे, दो ही कंडीशन हो सकती हैं। तो अगर जो समीकरण के जोड़ा है, समीकरण का जो युग्म है, अगर वो सॉल्व हो जाता है तो उसको हम कहते हैं संगत युग्म। और अगर वो समीकरण दोनों के दोनों सॉल्व नहीं हो पाते, एक्स और वाई की वैल्यू हमें नहीं मिल पाती, तो हम उसको कहते हैं असंगत है। ये इन दोनों में कोई मेल नहीं है। जैसे मैं तुम्हारे सामने एग्जांपल लूँ, बराबर 5 है और x प्लस 4y बराबर 3 है, ऐसे दो समीकरण है तुम्हारे पास। इनको तुमने सॉल्व करा और x और y के कुछ मान निकल आए, मान लो 4 आ गया x का मान और y का मान आ गया 6, इसका कोई ना कोई मान निकल आया, ठीक है। तो इसको कहेंगे कि ये दोनों के दोनों समीकरण है ना, ये आपस में मेल खाते हैं, इन दोनों में संगति है। तो ये दोनों के दोनों जो समीकरण युग्म है वो संगत युग्म है। इनका जब संगति होती है तो कुछ ना कुछ हल निकल ही आता है। लेकिन मान लो कि इनको तुम जब सॉल्व करने गए और x का कोई मान मिल ही नहीं रहा, y का कुछ मान मिल ही नहीं रहा, x और y सॉल्व ही नहीं हो रहे, ये दोनों के दोनों समीकरण सॉल्व ही नहीं हो रहे, तो हम कहेंगे इन दोनों में कोई मेल नहीं है, ये असंगत है, इनकी संगति नहीं हो सकती, तो ये असंगत है, ठीक है। बात आ रही समझ में? दोनों की दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तुमसे वो प्रूव करवाने के लिए मतलब सिद्ध करवाने के लिए देता है कि इसको सिद्ध करके बताओ कि ये संगत है, या चेक करके बताओ कि ये संगत है या असंगत है, ठीक है। संगत का मतलब जो समीकरण युग्म हल हो जाएं, समीकरण युग्मों का, जिन समीकरण युग्मों का कम से कम एक हल तो निकल ही आए, कम से कम एक हल हो, तो उसे हम कहते हैं संगत युग्म। और जिन समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होता, उनको हम कहते हैं असंगत युग्म। ये बात तुम्हारे दिमाग में जानी चाहिए। पहली चीज़ तो ये हुई सबसे इम्पोर्टेंट। अब आती अगली चीज़ कि कोई भी तुम्हारे पास दो समीकरण युग्म दे रखे हों, उसके तीन ही सॉल्यूशन आ सकते हैं, तीन तरीके से उसके हल निकाले जा सकते हैं। पहला है कि दोनों जो समीकरण है ना, पहला समीकरण दूसरा समीकरण, ये दोनों जो समीकरण हैं उनके या तो अनंत हल आएंगे, अनंत मतलब x और y के मान अनंत आएंगे, तुम निकालते जाओ x और y के मान तुम्हें मिलते जाएंगे, तो या तो इनके अनंत हल हो सकते हैं, ठीक है, या तो इनके अनंत हल होंगे, या फिर अद्वितीय हल होगा। केवल अद्वितीय का मतलब उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, अद्वितीय उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, यूनिक है वो, यूनिक का मतलब समझते हो, अकेला, यूनिक, सबसे अलग। तो या तो उसका केवल सिंगल सॉल्यूशन आएगा, अद्वितीय सॉल्यूशन आएगा कि x की वैल्यू मिलेगी 5 और y की वैल्यू मिलेगी 6, तो ये एक सॉल्यूशन हो गया। कोई दूसरा सॉल्यूशन आ ही नहीं रहा कि x की वैल्यू 6 हो गई और y की वैल्यू 3 आ गई, तो इस पर दोनों सॉल्व हो जाएं, ठीक है। ये एक सॉल्यूशन है, ये दूसरा सॉल्यूशन है, ऐसे मत समझना ये 4 सॉल्यूशन आ गए भैया, ऐसा नहीं होता। x और y को हम एक मानते हैं क्योंकि x और y की वैल्यू चाहिए होती है, तो एक सॉल्यूशन तो ये आ गया, दूसरा सॉल्यूशन ये आ गया, तो हम कहेंगे केवल एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, तो उसको कहेंगे अद्वितीय हल। या फिर ऐसा हो सकता है उसका कोई हल आ ही नहीं रहा, उन दोनों जो समीकरण है उनका कोई हल आ ही नहीं रहा, तो हम कहेंगे कोई हल नहीं आ रहा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। इन्फिनाइट हो सकते हैं, अनंत हल हो सकते हैं, या फिर केवल एक हल होगा, या फिर कोई हल नहीं होगा, ठीक है। अब तुम बताओ अनंत हल आएंगे यानी कोई ना कोई हल तो आ ही गया,
अद्वितीय हल आएगा, यानी कि कोई ना कोई हल तो आ ही गया। तो ये दोनों के दोनों कैसे युग्म हो गए, ये जो समीकरण होंगे वो संगत युग्म आ जाएंगे जिनका कोई ना कोई हल निकल आता है। लेकिन ऐसे समीकरण जिनका कोई हल निकल ही नहीं रहा उसको हम क्या कहेंगे, ये तो असंगत युग्म है। ये दोनों के दोनों समीकरण है वो तो असंगत हैं, इनका तो कोई हल निकल ही नहीं रहा। समझ गए। तो संगत युग्म पूछे, मान लो तुमने कोई समीकरण सॉल्व करे और वो निकल के आ रहे हैं उसके हल अद्वितीय हल, कैसे निकल के आएंगे समझेंगे अभी आगे। लेकिन मान लो उसके तुमने सॉल्व करे और उसके मान लो अद्वितीय हल आ रहा है, तो क्या वो दोनों समीकरण संगत होंगे? तुम कहोगे बिल्कुल होंगे, क्योंकि उसका सॉल्यूशन आ तो गया, हल आ तो गया। और मान लो उसके सॉल्यूशन तुमने करे और वो अनंत हल आ रहे हैं उसके, फिर भी क्या बोल देंगे, सॉल्व हो तो गया। तो वो संगत युग्म है दोनों के दोनों। ठीक है, अगर कोई हल नहीं निकल रहा तो तब हम बोल देंगे क्या, असंगत युग्म है। ठीक है, अब ये निकालते कैसे हैं वो आप आगे देखेंगे। लेकिन अभी के लिए समझो कि कोई भी दो समीकरण हो उनके तीन तरह के सॉल्यूशन आ सकते हैं, तीन तरह के हल आ सकते हैं। पहला अनंत हल आ सकते हैं, दूसरा कि अद्वितीय हल आएगा, यूनिक हल आएगा, केवल एक सॉल्यूशन आएगा, तीसरा कि कोई हल नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं दो रैखिक समीकरणों को किस तरीके से हल करते हैं। अब आगे आ जाओ। पहला ग्राफीय, हमने देखा था कि किसी क्या कहते हैं दो समीकरण हो उनको सॉल्व करने का क्या तरीका है, तीन तरीके हैं। पहला ग्राफीय विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन, तीसरा है विलोपन। तो आज के लेक्चर में हम ग्राफीय विधि को सीखने वाले हैं बहुत ही डिटेल में। और इस बार ये जो खासकर इस साल 2027 का जो सिलेबस जारी हुआ है ना, उसमें खासकर से इस ग्राफीय मेथड को अब की बार डाल दिया है सिलेबस में। तुम जाकर चेक करो, नया सिलेबस आया, मैं तुम्हें किसी दिन दिखा भी दूंगा। नया सिलेबस आया उसमें ग्राफीय विधि को डाल दिया है। ये पहले आता था 2022 से पहले आता था, 21, 20, 18, 19, इनमें ग्राफीय विधि से बहुत बार सवाल आया, लंबे लंबे सवाल आते थे 5-5 नंबर के। ठीक है, 3-3 नंबर के भी सवाल आ चुके हैं। तो वो चीज़ अब वापस से शुरू होने वाली है और 2027 में ये पहली बार आने वाली है इतने टाइम बाद। तो मान के चलो कि बहुत ज़्यादा चांस हो गए कि ये आएगा ही आएगा, पक्का इस बार आएगा ही आएगा, मान के चलो तुम ये चीज़। क्योंकि उन्होंने फालतू में थोड़ी ना डाल दिया है, डाला है तो वो फिर वो पूछेंगे। ठीक है, तो वो खैर बाद की बात है, हम उसको पेपर से पहले देख लेंगे। अभी तो जितना तुम समझ सकते हो उतनी समझने की चीज़ें समझने की कोशिश करो। पढ़ाई इसीलिए करो ताकि पढ़ने में मज़ा आए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस नंबर चाहिए, ये पास होना है वो। ठीक है, तो कोई तुम्हारे पास एक रैखिक समीकरण दे रखा है। ठीक है, इसमें तुम्हें एक चर दिख रहा होगा, हम एक चर से शुरुआत कर रहे हैं, तो इसका तुम्हें ग्राफ बनाना आना चाहिए। ग्राफ कैसे बनाते हैं? ठीक है, तो अगर तुम थोड़ा सा इसे सॉल्व करना चाहो तो किस तरीके से तुम इसे सॉल्व करोगे? तुम्हें x चाहिए तो कैसे मिलेगी? 6 को उधर भेज सकते हैं, तो 2x बराबर इधर की साइड आया 6 तो प्लस का हो गया, बराबर के इधर की साइड पहुंच गया, ये -6 है, इधर की साइड आया तो प्लस का 6 हो गया। अब हमें x चाहिए तो 2 को भी उठाओ, बटे में जाएगा तो हमें x बराबर 3 मिल गया। ठीक है, x बराबर 3 मिल गया। ये चीज़ है हमारे पास फाइनल, हमने चीज़ों को सॉर्ट कर लिया और हमारे पास फाइनल जो चीज़ निकल रही है वो x बराबर 3 आई है। इसको ग्राफ पे कैसे दर्शाते हैं वो जरा ध्यान से समझना। ग्राफ पे किस तरीके से दर्शाते हैं, ये y अक्ष, ये x अक्ष। ध्यान से समझना थोड़ा सा यहाँ पर, ध्यान से। जैसे मैं तुमसे कहूँ कि ये 1 है, 2 है, 3 है, ये 3 है। ठीक है, ये 4 है, ये 3 है, 3,0 है। अब तुम बताइए 1, 2, 3, 4 ऐसे चल रहा है। अगर मैं इस बिंदु पर लिखूँ ये 1 है तो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ऐसे नीचे भी तुम देखो, ये जो सभी बिंदु दिख रहे हैं वहाँ पर x का वैल्यू कितनी होगी? x, y जैसे इनका नाम आएगा ना, तो x y पर हर बार क्या आने वाला है? तुम कहोगे हर बार 3 ही आने वाला है। इन सभी में 3 ऐसे होगा, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, समझ रहे हो, 3,5, 3 फिक्स है यहाँ पर। ऐसे इधर भी जाओगे 3,0 है, इधर आओगे तो 3,-1, 3,-1, 3, प्लस का ही 3 है। ठीक है, 3,-2। ठीक है, तो ये जो पूरी लाइन बन रही है वहाँ पर x क्या है? 3 है। तो ये जो पूरी की पूरी लाइन बनेगी ना, ये जो पूरी लाइन बनेगी, वो लाइन जो होगी वो x बराबर 3 की लाइन होगी। ये जो लाइन बनाई है वही इसका ग्राफ है। रैखिक का मतलब ही होता है रेखा। रैखिक का मतलब किससे बना है? रैखिक किससे बना है? रेखा से बना है। रेखा का मतलब सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, लाइन। एक लाइन बनेगी, इसका जो ग्राफ होगा। रैखिक समीकरणों की ग्राफ कैसा बनता है? एक लाइन बनता है। हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था। द्विघात जो बहुपद होता है उसका ग्राफ कैसा बनता है?
पैराबोला बनता है, पैराबोला, ठीक है, उल्टा पैराबोला या सीधा पैराबोला, ठीक है। और जो रैखिक होता है उसका सीधा ग्राफ बनता है, रेखा में ग्राफ बनता है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये बिंदु वगैरह अगर तुम हटा भी तो समझने के लिए समझ लो कि इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके बनेगा। ये ग्राफ है इसका, x बराबर 3, समझ रहे हो। अगर मैं तुमसे सिंपल कहूँ, शायद मैंने लिख भी रखा होगा, जैसे अब मैं तुम्हारे सामने लिखूँ x बराबर -5 का ग्राफ बनाकर दिखाओ, किस तरीके से बनाओगे। तो -5 का ग्राफ, x बराबर -5 का ग्राफ किस तरीके से बनाओगे, ये बताओ। कौन कौन सी जगह पर -5 हमें मिलेगा x, तो तुम सीधा x पर ढूंढा करो। ये x अच्छा है तो तुम इस पर देखो कि -5 कहाँ पर मिल रहा है, कहाँ पर मिल रहा है, कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल गया, तो यहीं पर एक लाइन खींच दो, यही बन गया x का, x = -5 का ग्राफ। समझ गए। ऐसे मैं मान लो तुमसे पूछूं, ऐसे ही मान लो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम बताओ y बराबर माइनस या प्लस के 7 का ग्राफ, मतलब y बराबर तुम्हें 4 का ग्राफ बताना है, इसका ग्राफ बताओ। तुम कैसे बताओगे, तुम कैसे बताओगे। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, y 4 है ना, तो तुम ऐसे करो y0, y1, 2, y3, y4, तो यहीं पर एक लाइन खींच दो, ये y बराबर 4 है, ठीक है। y पर 4 है तो y जो है ऊपर नीचे करता है, तो ऊपर की तरफ 4 एक लाइन खिंच गई, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अब मैं तुमसे दो चीज़ें और पूछ रहा हूँ, दो चीज़ें मैं और पूछ रहा हूँ। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मैं तुम्हारे सामने एक सवाल लिख रहा हूँ कि x बराबर 0 का ग्राफ बनाओ। ऐसे ही किस तरीके से बनाओगे, ये x अच्छा है, ये y अच्छा है, ठीक है। मैं तुमसे कह रहा हूँ x बराबर 3 का ग्राफ बनाओ, तो तुम कैसे करते हो, 1, 2, 3, यहाँ पर तुम लाइन खींचते हो, ये बन गया ग्राफ। ऐसे मैं तुमसे कह रहा हूँ कि x बराबर 0 का ग्राफ बनाओ, x बराबर 0 का ग्राफ बनाओ, तो तुम क्या करोगे, 3, 2, 1, 0, 0 तो यहाँ पर है, तो इसी पर तुम लाइन खींच दोगे। और ये लाइन तो क्या है, ये तो y अक्ष था, मतलब y अक्ष के ऊपर ही लाइन आ रही है किसकी, x बराबर 0 की। कुछ बात समझ में आई। अगर तुम कहते हो x अक्ष, सॉरी ये y अक्ष पर आ रहा है ना, तो जब भी तुमसे क्वेश्चन में कहे, क्वेश्चन को छोड़ो, जब भी तुम बात करते हो y अक्ष की, तो y अक्ष का जो ग्राफ होता है वो असल में क्या होता है, x बराबर 0 का ग्राफ होता है। ये जो लाइन होती है y अक्ष वाली, वो x बराबर 0 की लाइन होती है। समझ में आ रही है क्यों, x बराबर 3 पर ये वाली लाइन, x बराबर 2 पर ये वाली लाइन, x बराबर 1 पर ये वाली लाइन, x बराबर 0 पर ये y अक्ष ही बन जाता है। x बराबर 0 कहीं भी लिखा मिले, x बराबर 0 मतलब क्या हो गया, y अक्ष की बात कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही अब तुम उल्टा सोचो, ऐसे ही तुम उल्टा सोचो। मैं कह रहा हूं तुमसे y बराबर 5 बनाओ, तुम क्या करोगे, ये x अक्ष, ये y अक्ष, तुम क्या करोगे, y बराबर 5 बनाना ना, 1, 2, 3, 4, 5, ये जो 5 वाली लाइन है वही y बराबर 5 की लाइन बन गई। मैं कहूँगा y बराबर 0 की लाइन बनाओ, तुम कहोगे 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0 तो यहाँ पर आ रही है, तो ये लाइन खींच दोगे। और तुम कहोगे ये तो लाइन तो x अक्ष है, ये तो x अक्ष है, तो जब बात करें x अक्ष की तो वहाँ पर क्या हो जाता है, y 0 हो जाता है, y बराबर 0 की लाइन होती है। x अक्ष मतलब y बराबर 0 की लाइन, y बराबर 0 की लाइन। ऐसी x बराबर 0 क्या होता है, y अक्ष होता है। तो जब भी तुमसे कहे x अक्ष तो कर देना y को 0, x अक्ष बोले y को 0 कर दो, y अक्ष बोले x को 0 कर दो, ठीक है। बहुत ही आसान सी चीज़ है, समझ में आनी चाहिए बस। लेकिन बहुत लोगों को ये भी नहीं समझ में आता, वो x अक्ष को ही पूछते हैं तो x को 0 रख देते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है, असल में y ही तो 0 हो रहा होता है, y 0 हो रहा होता है। x अक्ष पर y ऊपर नीचे तो हो ही नहीं रहा, इसी पर जा रहा है, तो वो x 0 हो जाता है y अक्ष पर, और y 0 हो जाता है x अक्ष पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने एक एक ग्राफ सीखा था, कुछ ऐसा ग्राफ देखा था, अरे वो कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, एक मिनट रुक जाओ। हाँ चलो इसको देखो। अब तुम्हारे पास अभी जो सवाल आ रहे थे वो किस तरीके से आ रहे थे, ये जो मैंने ग्राफ बनाए वो कैसे ग्राफ बनाए हैं, 2x - 6 बराबर 0। तो ये क्या है, इसमें केवल एक चर है। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो अब 2 चर वाले का हम ग्राफ बनाना सीखेंगे, ये है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मान लो मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ,
इस चीज़ को मैं अलग से लिखता हूँ। तो मैं दोनों के अलग अलग ग्राफ बनाने पड़ेंगे, इसका अलग ग्राफ बनेगा, इसका अलग ग्राफ बनेगा, मतलब दो लाइनें बनेंगी, वो एक ही ग्राफ पर होंगी। सबसे पहले मैं इस वाले की लाइन बनाता हूँ। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसका ग्राफ बनाने के लिए एक डब्बा बनाऊंगा, इसमें कुछ ऐसा बनाऊंगा, यहाँ पर x रखूँगा, यहाँ पर y रखूँगा। ध्यान से समझना, दो डब्बों से हमारा काम चल जाता है। इसका ग्राफ बनाना है हमें, ध्यान से समझना, हमें ग्राफ बनाना है इसका। ये y अक्ष, ये x अक्ष, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं एक बार इसमें x को 0 रखूँगा तो क्या आएगा, x को जैसे ही मैंने 0 रखा तो 3y बराबर 6 आएगा, 3 बटे में जाएगा 6 के, तो 3 दूनी 6, y आ जाएगा 2। नहीं समझे, x तो हो गया 0, 3y बराबर 6 बचा, y यहाँ से क्या हो जाएगा 6 बटे 3 बराबर 2, तो y मिल गया 2। अब की बार मैंने करा था क्या था, x को 0 कर दिया, यहाँ पर x को 0 रख दिया था। इस बार मैं y को 0 रख दूंगा, फिर देखूंगा x कितना आ रहा है। मैंने अगर y को 0 रखा तो x बराबर कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। बात आ रही है समझ में। और ये असल में है क्या, ये बिंदु हैं। जैसे हम किसी बिंदु को x, y जैसे लिखते हैं, जैसे कोई बिंदु हो, मैं उसको क्या लिखता हूँ 2,3 ऐसा कुछ हो गया, ये कितना हो गया -3,5 ऐसा कुछ मैं लिखता हूँ। ये बिंदु ही तो हैं। फिर उन बिंदुओं को अगर मैं मिला दूँ तो मुझे ग्राफ मिल जाएगा, रेखा मिल जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये बिंदु हैं। पहला बिंदु क्या है यहाँ पर, पहला बिंदु है ये 0,2, जहाँ पर जो x है वो 0 है, y जो है वो 2 है। ठीक है, दूसरा बिंदु क्या है 6,0, x को पहले लिखते हैं, तो x 6 है और 0 y है। इन दोनों बिंदुओं को ग्राफ पे बनाओ। 0,2, x पर तुम्हें 0 चलना है, y पर 2 चलना है। x पर 0 यानी कि x पर इधर उधर कहीं नहीं जाना, x पर तो वहीं रहना है। y पर 2 चल देना है, y 1, 2, तो यहाँ कहीं पहुँच गए, तो यही तुम्हारा पहला बिंदु मिल गया। और ये क्या कह रहा है, x पर 6 चलो, तो x पर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर चल गए। और y पे 0 चलो, यानी कि y पे ऊपर नीचे मत होना, यहाँ पर चल के वो यहाँ पर पहुँच गए, y पे ऊपर नीचे नहीं होना, 0 पे ही रहना है। तो ये दो बिंदु मिले, मैंने इनका ऐसा कुछ एक रेखा बना दी, इन दोनों को मिला दिया। तो ये जो ग्राफ बना है वो किसका ग्राफ बना है, x + 3y = 6 का ग्राफ बन गया। ये हमारा रैखिक समीकरण था, उसका ग्राफ बन गया। अब दूसरी वाली लाइन को पकड़ेंगे हम, इस वाली लाइन को, कि इसका लाइन कैसी बनेगी, इसको कैसे करेंगे, अब तुम बताओ इसको कैसे करेंगे। मैं नेक्स्ट पेज पर कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको कैसे बना लेता हूँ, अब मैं इस वाले का ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। इस वाले का ग्राफ बना रहा हूँ मैं। ये मैं x को 0 करूँगा एक बार y को 0 करूँगा। x को 0 करा तो ये 0 हो गया, मुझे y कितना मिलेगा, y बराबर -3 का भाग दोगे 12 में तो कितना मिलेगा, -4 मिल जाएगा। तो 0 रखने पर -4 मिल गया y। समझ रहे हो। अब कि मैंने y को 0 रख दिया, y को जैसे ही मैंने 0 करा तो मुझे x कितना मिल गया, 12/2 यानी कि 6। मुझे दोनों के दोनों बिंदु मिल चुके हैं। एक बिंदु मिला है मुझे 0, -4, दूसरा बिंदु मिला है मुझे 6,0। जरा इनका ग्राफ बनाओ तो x पर तुम्हें 0 जानना है और y पर -4 चलना है। x पर 0 यानी कि यहीं पर, y पर चलना है -4, तो यहाँ कहीं मुझे वो बिंदु मिल जाएगा। तो ये बिंदु मिल गया मुझे 0, -4, 0, -4 मुझे ये चीज़ मिल गई। और ये क्या था, 6,0 था। ये क्या था, पिछले वाले में कितना था, पिछले वाले में ये चीज़ 0,2 था, ये 0,2। तो ये वाला बिंदु मुझे मिला ये, या चलो इसको मैं अलग कलर से कर देता हूँ ताकि तुम्हें साफ दिख भी जाए। ये बिंदु मिल गया मुझे ये। और दूसरा क्या है 6,0 यानी कि x में चलना है 6, y में चलना है 0। तो x में 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहीं पर पहुँच गए हम तो वापस से। तो ये बिंदु मिल गए इस पर, ये दोनों रेखा मैंने मिलाई, दोनों बिंदु मिलाए, तो मुझे ये ग्राफ बन गया किसका, 2x - 3y = 12। इस वाले का ग्राफ ये मिल गया। दो लाइनें मिल गई। हमने बात करी थी रैखिक जो चीज़ें होती हैं उनका ग्राफ कैसा बनता है, रेखा बनती हैं। तो दो समीकरणों का जो हमने ग्राफ बनाया उसकी दो रेखा मिल गई, ठीक है। और ये जो चीज़ जहाँ पर मिलती हैं, जहाँ पर ये काटती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, वही हमारा आंसर होता है। जैसे ये 6,0 पर कटी हैं तो x का मान मिल गया हमें 6, y का मान मिल गया हमें 0। तो x बराबर 0 मिल गया, सॉरी y बराबर 0 मिल गया और x बराबर 6 मिल गया। ये हमारा एक सॉल्यूशन मिल चुका है। और जितनी जगह वो कट करता है उतने ही सॉल्यूशन आते हैं। तो ये दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर तो कट कर रही हैं और किसी बिंदु पर तो कट करनी ही नहीं, तो इसका केवल एक ही सॉल्यूशन आएगा, अद्वितीय हल आएगा, और वो है ये अद्वितीय हल है ये, ठीक है।
अब हाँ ठीक है, ये इस तरीके से तुम्हें ग्राफ बनाना रहता है, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, ग्राफ कैसे बनाना है, ऐसे ही बनाना है। अभी इस पूरे चैप्टर में यही चीज़ करनी है, तो दिक्कत ना लगे अगर एक बार में ना समझ में आया हो तो। वैसे तो आ गया होगा, इतना टफ नहीं था। अब देखो, जैसे ये जो रेखाएं थी वो क्या हुई थी, दोनों की दोनों कट कर गई, एक दूसरे को कट कर गई। अब क्या ऐसा भी तो हो सकता था कि ये दोनों रेखाएं कट ना करती, ऐसे ग्राफ बन जाते और कि वो दोनों एक दूसरे को कट ही ना कर रही। मान लो मैं कुछ ऐसा बना देता, मान लो मैं ऐसा कुछ बना देता कि दोनों जो रेखाएं हैं ना ग्राफ पर, वो अभी तो क्या हुआ था कि दोनों रेखाएं आपस में कट गई, एक बिंदु पर आकर कट गई। हो सकता है वे दोनों रेखाएं, जब मान लो ये ग्राफ है और मैं कह रहा हूँ वे दोनों की दोनों रेखाएं कुछ इस तरीके से निकल जाएं, कुछ इस तरीके से निकल जाएं, क्या ये कभी मिलेंगी? तो बोलो नहीं मिलेंगी ये कभी, ये तो समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, समांतर रेखाएं हैं। और ये कैसी थी, प्रतिच्छेद कर गई, एक दूसरे को काट गई, इंटरसेक्ट कर गई, प्रतिच्छेदी रेखाएं, दो तरह की रेखा आ गई, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो प्रतिच्छेदी रेखा है वो एक जगह पर कट करेगी, और जितनी जगह कट करती है, जितनी जगह एक दूसरे को छूती हैं, तो उतने ही उसके हल आते हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखा होंगी, उसके कितने हल आएंगे, एक ही हल आएगा, एक ही हल आएगा, जिसे हम अद्वितीय हल कहेंगे, अद्वितीय हल आएगा इसका। और जब हम बात करते हैं समांतर रेखाओं की, ये कभी मिलेंगी ही नहीं, एक दूसरे को छुएंगी ही नहीं, कट ही नहीं करेंगी, तो कोई उत्तर भी नहीं आएगा। समांतर रेखाएं अगर निकल गई तो वो दोनों की दोनों, कोई उत्तर नहीं आएगा, कोई हल नहीं आएगा इसका, कोई हल नहीं। और एक और तुम केस सोचो, एक और केस सोचो तुम जरा, कि मान लो अभी तो क्या हुआ था, दोनों रेखा कट कर गई, दोनों रेखा समांतर निकल गई। अब एक केस ऐसा भी सोचो कि मान लो ये दोनों रेखा अभी तो क्या है, एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस पर है, मान लो इसकी दूरी 5 यूनिट दूरी है इनके बीच में। अगर मैं इस दूरी को 0 कर दूं तो क्या होगा, बताओ जरा। इन दोनों की अगर मैं 0 कर दूं तो बिल्कुल उसके ऊपर ही नहीं आ जाएगी दूसरी लाइन, ये जो दूसरी लाइन है वो बिल्कुल ऊपर ही आ गई। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ इसका, दूसरी जो लाइन है वो बिल्कुल ऊपर ही आ जाएगी उसके, एक लाइन तो ये रही, दूसरी लाइन ये उसके ऊपर ही चलने लग गई, और दोनों की दोनों अनंत तक जाएंगी, ये भी अनंत तक जाएगी और वो भी अनंत तक जाएगी। तो क्या लगता है, ये अनंत बिंदुओं पर टच कर रही है, जो लाइन बनती है वो अनंत बिंदुओं से तो मिलकर बनती है, ये बिंदु 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 बिंदु, उन सभी को तो मैं दिखता है कि एक लाइन बन गई, ठीक है। तो अनंत बिंदु एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब इसके जो उत्तर आएंगे ना, ये लाइन जो है एक दूसरे पर जब आती हैं, एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट, क्या कहते हैं उसको, कोइंसिडेंट कर जाती हैं, संपाती रेखाएं कहलाती हैं वो, संपाती, संपाती रेखाएं, एक दूसरे के ऊपर ही अगर रेखाएं रखी हुई हैं तो उनको हम संपाती रेखा कहती हैं। और हर बिंदु पर ये टच कर रही है, अनंत बिंदुओं पर टच कर रही हैं, तो इसके अनंत हल आते हैं। थोड़ा बहुत बात समझ में आई, अनंत हल आते हैं। अब इसी चीज को थोड़ा सा और सिस्टमेटिक करेंगे हम, लेकिन अभी तुम्हें 3 तरह की रेखाएं हो सकती हैं, या तो कट करेंगी, या फिर समांतर निकल गई, या फिर एक दूसरे के ऊपर ही आ गई, बिल्कुल ऊपर ही आ गई, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि जो रेखाएं हैं वो अलग अलग हैं या एक ही है, ठीक है। दोनों समीकरणों की रेखा एक दूसरे के ऊपर आ गई तो वो संपाती रेखा होती हैं। संपाती रेखा हर बिंदु पर टच करती है, इसीलिए उसके अनंत हल आते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा केवल एक जगह पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कट करती है, तो अद्वितीय हल देती है। समांतर रेखा कभी टच ही नहीं करती तो उसका कोई उत्तर नहीं आता। कितना सिंपल है, ठीक है। तो ये मैंने सारी चीज़ें लिख रखी हैं कि 2 रेखाएं मान लो, रेखा 1 रेखा 2, तो 3 तरह की रेखाएं हो सकती हैं। एक तो प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी इंटरसेक्टिंग लाइन, कोई इंग्लिश मीडियम वाला आ गया हो गलती से तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, मैं पढ़ा सकता हूँ इंग्लिश मीडियम में, कोई दिक्कत नहीं है बस, लेकिन अब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ हिंदी मीडियम के लिए, तो इसीलिए मैं हिंदी मीडियम यहाँ पर भी चला रहा हूँ। अद्वितीय हल यानी कि यूनिक सॉल्यूशन आएंगे उसके। समांतर रेखाएं पैरेलल लाइन हो तो कोई हल नहीं आएगा, क्योंकि वो कट ही नहीं कर रही, तो उत्तर कैसे आएंगे, कट करती हैं तभी उत्तर आता है। तीसरी होती है संपाती रेखाएं, एक दूसरे के ऊपर ही आ गई तो उसके अनंत हल आते हैं। तो ये नोट करना, ये वाला पेज, ये वाला पेज कि कितनी तरह की रेखाएं होती हैं और कितने हल आते हैं उसके। और ये एक और चीज़ बताओ, चलो यहीं पर एक और चीज़ बता दो तुरंत ही, कि अद्वितीय हल है, अनंत हल है, तो ये इसका मतलब क्या है, दोनों के दोनों जो समीकरण होंगे वो संगत होंगे, समीकरण युग्म जो होंगे वो संगत होंगे, संगत, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ आंसर आ रहा है, तो दोनों में कुछ ना कुछ मेल है दोनों समीकरणों में। समांतर रेखाएं जो होती हैं वहाँ पर कोई हल नहीं आता, यानी कि वो असंगत युग्म होंगे, असंगत रेखाएं होंगी, ऐसे भी समझ सकते हो। तो अगर तुमसे डायरेक्ट कह दे कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं,
तो तुम क्या बोलोगे कि वो संगत युग्म होगा उसका या नहीं होगा? तुम्हें ये नहीं पता, डायरेक्ट ये नहीं पता, ठीक है। वो केवल इतना बोल रहा है कि कोई दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, बताओ उसके संगत हल आएंगे या फिर असंगत हल है। वो कोई दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और बताओ कि उसके जो समीकरण है, रैखिक समीकरण है, वो संगत हैं या असंगत हैं, क्या बताओगे? प्रतिच्छेदी रेखा होती है, उनका एक उत्तर तो आता ही है ना, तो वो संगत युग्म बन गए, दोनों के दोनों जो समीकरण है वो संगत हो गए। वो कहेगी मान लो समांतर रेखाएं हैं दो, बताओ उसके जो हल आएंगे वो संगत होंगे या असंगत होंगे? तुम कहोगे समांतर रेखाओं का कोई हल आता ही नहीं है, तो ये दोनों जो समीकरण होंगे वो संगत नहीं होंगे, असंगत हो जाएंगे। तो रेखाएं किस प्रकार से हैं उससे भी तुम सारी चीजें बता सकते हो, ठीक है। तो या तो तुम्हें रेखाएं पता चल जाए या फिर तुम्हें ये चीज पता चल जाए। अभी हट गया ये तो, ठीक है। या तो तुम्हें ये तीन चीजें पता रहे या फिर रेखा पता चल जाए, कोई भी एक चीज पता चल जाए, उससे तुम सारी चीजें निकाल दोगे, ठीक है। अब यहाँ ये चीज मैंने लिख दी है यहाँ पर। अब आते हैं हमारी फाइनल चीज पर। तो मैं बहुत सारी चीजें सीख ली हैं कि ग्राफ कैसे बनाते हैं और संगत क्या होता है, असंगत हल क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती हैं, रेखाएं कितने तरह की होती हैं, जब वो मिलती हैं तो किस प्रकार के हल देती हैं, अद्वितीय, अनंत हल, कोई हल नहीं, किस प्रकार से देती हैं, वो सारी चीज़ें तो हमें पता है। अब आते हैं अपनी फाइनल चीज़ पर कि कोई भी रैखिक समीकरण युग्म तुम्हें दे रखा हो, एक जोड़ा तुम्हें दे रखा हो, तो उसको ग्राफीय विधि से हल कैसे करते हैं। सवाल इससे ही बनेंगे, ठीक है। यहाँ से सवाल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मान लो दो तुम्हारे पास समीकरण हैं, सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, दोनों के लाइन बनाऊंगा, ग्राफ बनाऊंगा। तो इसका जो डब्बा है वो बनाऊंगा सबसे पहले तो, और डब्बे में केवल दो से ही काम चल जाता है। तुम ज़्यादा बना सकते हो बिंदु, लेकिन दो बिंदुओं से काम चल जाता है, क्योंकि एक रेखा ही तो बनानी है। दो बिंदु मिलते ही मुझे पूरी रेखा मिल जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि तीसरा बिंदु यहाँ पर आ जाएगा और ये रेखा ही बने, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। दो बिंदुओं से ही रेखा बन जाती है। तो इसको मैं एक्स कहूँगा, इसको मैं वाई कहूँगा, दो डब्बे बना लूंगा। एक बार मैं एक्स को जीरो रखूंगा, एक बार मैं वाई को जीरो रखूंगा। एक्स जीरो कर दिया मैंने, एक्स जीरो कर दिया, तो वाई कितना मिल जाएगा, 3 का भाग 2 6 में, 3 बटे में तो बन जाएगा, तो 3 दूनी 6, 2 बार कट जाएगा, वाई मिल गया मुझे 2। नहीं समझे? अरे एक्स जीरो हो गया, 3 वाई बराबर 6, वाई कितना आ जाएगा, 6 बटे 3 बराबर 2, तो वाई का मान मुझे 2 मिल गया, ठीक है। अब की बार मैं क्या करूँगा, वाई को जीरो कर दिया, तो वाई तो हट गया, ये चीज़ तो हट गई। एक्स कितना मिल जाएगा मुझे, 6 मिल जाएगा। ऐसे इसका डब्बा बनाओ, इसका डब्बा बन गया, अब इसका डब्बा बनाओ, दोनों के डब्बे बना लो सबसे पहले तो। ये तुमने 6वीं 7वीं में करा होगा, हमारे टाइम पर तो आता था, अब पता नहीं आता कि नहीं, लेकिन हमने तो करा था ये चीज़। 6वीं 7वीं में ही करा देते हैं ये चीज़, 8वीं 7वीं 8वीं में करा देते हैं। एक्स वाई, एक बार एक्स को जीरो, एक बार वाई को जीरो। एक्स जीरो रखा तो वाई मुझे कितना मिल जाएगा, 12 बटे -3, यानी कि -4 आ गया वाई, -4 आ गया वाई। इस बार मैं क्या करूँगा, वाई को जीरो कर दिया, वाई को जीरो कर दिया, तो मुझे एक्स कितना मिल रहा है, 12 बटे 2 यानी कि 6, तो एक्स मिल गया मुझे 6। दोनों के दोनों मुझे बिंदु मिल चुके हैं। अब मैं ग्राफ बना दूंगा बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसानी से अब मैं ग्राफ बना सकता हूँ और इसके हल भी निकाल सकता हूँ। अब मैं ग्राफ बनाने तो थोड़ी ना मतलब है, हमें तो इसके हल निकालने हैं। हल कैसे निकलेंगे वो देखना, आप हल कैसे निकलेंगे वो देखना। पहला बिंदु क्या है, 0,2, एक्स पर 0 चलना है, वाई पर 2 चलना है, एक्स पर 0 वाई पर 2, यहाँ कहीं मिल गया हमें पहला बिंदु। एक्स पर 6 चलना है, वाई पर 0 चलना है, एक्स पर 6 चल गया, वाई पर ऊपर नीचे कहीं नहीं गया, एक्स पर वाई पर 0 है, तो यहाँ पर बिंदु आ गया। दोनों बिंदुओं को मिला दूंगा, मुझे पहली रेखा मिल जाएगी। सीधी रेखा बनानी है बिल्कुल तुम्हें, ठीक है। तो पहली रेखा ये आई, कलर चेंज कर लेता। अब दूसरी रेखा क्या बनेगी, एक्स पर 0 जाओ, वाई पर -4 जाओ, एक्स पर 0 वाई पर -4, यहाँ कहीं बिंदु मिलेगा। 6,0 कहाँ पर मिलेगा, एक्स पर 6 चलो, एक्स पर 6 आ गए, वाई में ऊपर नीचे 0, यानी कि यहीं पर मिल जाएगा। दोनों बिंदु यहीं पर मिल गए, दूसरी लाइन मुझे यहाँ पर मिल रही है। पिछला वाला सवाल है, ये शायद उदाहरण नंबर 1 ही है, इसको उदाहरण नंबर 1 कहो तुम। पहला उदाहरण यहीं से कंप्लीट हो जाएगा, एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 1 है ये। तो और इन पर ग्राफ वगैरह बनाते वक्त ये लिख देना कि ये 0,2 है, ये 6,0 है, ये 0,-4 है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। ये तुम्हें दिख रहा है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखाएं एक जगह पर प्रतिच्छेद करती हैं और वही हमारा उत्तर हो जाता है। ये कौन सी जगह पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, 6,0 पर, तो यहाँ पर x क्या हो जाता है 6, y कितना हो गया 0। तुम्हारे जो उत्तर आएगा, हल क्या आएगा,
प्रतिच्छेदी रेखा होती है तो अद्वितीय हल आता है। ये बात भी सारी चीज़ें दिमाग में रहनी चाहिए। अद्वितीय हल आएगा और वो अद्वितीय हल है क्या, 6,0, यानी कि x बराबर 6 आ गया, y बराबर 0 आ गया। ये तुम्हारे हल हो गया। सिंपल, इतना ही करना है तुम्हें। x और y के मान ही तो निकालने रहते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा हल हो गया। अब आगे मैं कुछ 2-3 एग्जाम्पल लेकर आया हूँ, उनको करना तुम्हें तीनों तरह के वो मिल जाएंगे। इसको सॉल्व करो ज़रा। अब इसको खुद से ट्राई करो, मेरे करने से पहले तुम ट्राई कर लो खुद से। मेरे करने से पहले तुम्हारा सवाल हो जाना चाहिए। इसका मैं बना रहा हूँ डब्बा। बनाओ मेरे से पहले, पॉज करो और इसको सॉल्व करो, मैं फिर स्पीड में निकाल दूंगा। एक्स वाई, एक्स को 0 रखूँगा, वाई को 0 रखूँगा। एक्स को जैसे मैंने 0 रखा, वाई आ जाएगा मुझे 2। वाई को जैसे ही मैं 0 रखूँगा तो एक्स मिल जाएगा मुझे 4। ठीक है, इसका डब्बा कैसे बनेगा, एक्स को 0, वाई को 0। एक्स को 0 जैसे ही रखूँगा तो मुझे वाई मिल जाएगा 12 का भाग 2 24 और 2। एक बार मैं वाई को 0 रखूँगा तो 6 चौके 24, 4 मिल जाएगा। ठीक है, दोनों के दोनों मुझे बिंदु मिल चुके हैं, 4 बिंदु मिल चुके हैं दोनों लाइंस के। अब इनको मैं ग्राफ पर प्लॉट कर दूंगा। 0,2, एक्स पर 0 चलना है, वाई पर 2 चलना है। यहाँ पर पहुँच गया। एक्स पर 4 चलना है, वाई पर 0 चलना है। एक्स पर 4 चलना है, वाई पर ऊपर नीचे किधर भी नहीं जाना। तो ये लाइन बन गई, ठीक है। और हैं 3, ठीक है, सही है। एक्स पर 0 चलना है, वाई पर 2 चलना है। एक्स पर 0 चलना है, वाई पर 2 चलना है। ये तो दोनों सेम ही चीज़ें आ गई। हाँ ठीक है, तो एक्स पर 2 चलना है, वाई पर 0 चलना है। तो वहीं पर पहुँच गए ना, वापस से इसी पर पहुँच गए हम तो, इसी पर पहुँच गए। और फिर क्या कह रहा है, 4 चलना है, 0 चलना है। 4 चल के वाई पर कुछ नहीं जाना। तो दोनों की दोनों जो लाइनें हैं वो एक दूसरे के ऊपर आ चुकी हैं। तो ये जो रेखाएं हैं वे कैसी रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं हैं। समपाती रेखाएं हैं। समपाती रेखाओं के कितने हल होते हैं भैया, समपाती रेखाओं के अनंत हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। तो तुम एक्स और वाई के अनंत हल लिख सकते हो। लिखने जाओगे तो जान निकल जाएगी, तो तुम सीधा बोल देना क्योंकि ये समपाती रेखाएं हैं इसीलिए इसके अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। सिंपल, इतना ही सॉल्व है इसका। इसको जरा करो तो, हाँ ठीक है, इसको करो। तो मैं दोनों के डब्बे बनाऊंगा। अब तो बना लो। 1-2 सवाल, कितने सवाल कर लिए हमने, 2-3 सवाल कर लिए ऐसे डब्बे बनाने वाले। डब्बे बनाएंगे एक्स वाई, एक बार एक्स को 0, एक बार वाई को 0। एक्स को जैसे 0 रखूँगा वाई मुझे -2 मिल जाएगा। वाई को जैसे 0 रखूँगा एक्स मुझे 2/3 मिल जाएगा, 2/3 मिल जाएगा। ठीक है, इसका डब्बा एक्स वाई। एक बार एक्स को 0 रखूँगा, एक बार वाई को 0 रखूँगा। एक्स को जैसे 0 रखा, वाई मुझे मिल गया 3 का 6 में भाग दूंगा तो -2 मिल जाएगा। एक बार मैं वाई को 0 रखूँगा तो x बराबर 6/9 मिल जाएगा। x बराबर 6/9, x बराबर 6/9। ये थोड़ा सा हमें दिक्कत देंगे तो थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, सॉल्व करके देखें तो ये कितना आएगा। पॉइंट्स में बताओ, पॉइंट क्योंकि ग्राफ पे तो मैं पॉइंट आसानी से देख सकते हो। 0.5, 0.6 ये आसानी से दिखते हैं दशमलव की बजाय, भिन्न की बजाय। 2/3 कितना होगा, 0.666 ऐसे तो चलेगा, तो 0.6 लिख लो। ये कितना हो जाएगा, 60 है, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 9 छके 54, तो 0.6 के करीब ही ये आएगा। और ये एक्चुअल में सेम है। अगर मैं तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, 6/9 है ना, तो अगर मैं 3 से दोनों को काट दूँ, 3 से ये काटा 2, 3 से ये काटा 3, सेम आ गया ना। 2/3 भी और 2/3 सेम है बिल्कुल। 0.666 ऐसे ही चलाएगा। अब हैं ये दोनों संपाती हो गए हैं। मैं समांतर का लाने वाला था एक, चलो प्लॉट करते हैं। दोनों ये तो सेम ही हो जाएंगे, उससे क्या मतलब हुआ फिर। चलो मैं सवाल को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सवाल को चेंज करता हूँ। मैं इसको 6y कर रहा हूँ, 6y कर रहा हूँ, क्योंकि हमें समांतर रेखा चाहिए एक्चुअल में, क्योंकि तीनों तरह की रेखाएं फिर देखने को मिल जाएंगी। तो इसको 6x कर रहा हूँ, इसको 2y कर रहा हूँ, इसको 4 कर रहा हूँ। अब ऊपर वाले का ग्राफ तो कुछ नहीं चेंज हुआ, इसका चेंज हुआ है बस, इसका चेंज हुआ है। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा चेंज करा तो एक्स वाई, एक्स को एक बार 0 रखूँगा, वाई को एक बार 0। एक्स को जैसे मैं 0 रखूँगा तो कितना मिल जाएगा मुझे,
y मिल जाएगा -2। अरे यार फिर से 2 आ गया। समांतर रेखा कब बनाएंगे फिर? ऐसे तो समांतर रेखा ना बनेगी, इसको मुझे बदलना पड़ेगा। चलो मैं 4 की जगह पर रखता हूँ, मान लो मैं रख देता हूँ इसको 10 कर देता हूँ, 12 कर देता हूँ। ठीक है 12 कर दिया। अब देखो इसको, अब 0 रखने पर कितना आएगा? y बराबर आ जाएगा -6 आ गया। और एक बार मैं y को 0 करूँगा तो ये y को जैसे ही मैंने 0 करा तो x कितना आ जाएगा? 6 बटे में जाएगा, तो 12 बटे 6 कितना आ जाएगा? 2। तो कुछ इस तरीके से आ गया। अब बनाओ तुम बिंदु। ठीक है चलो ठीक है, 0, -2 कहीं यहाँ पर आएगा। 0.6 x पर चलना है और इधर 0 पर जाना है, यानी कि ये 1 है, 0.6 का ये यहाँ पर होगा x पे। ठीक है, तो इसकी लाइन कौन सी बन रही है? ये लाइन बन रही है। और दूसरे का अगर बनाए तो x 0 पर चलना है, y -6 पर पहुँच जाओ, ये -6 है। ठीक है -6, और x फिर कितने पे चलना है? 2 पर, और y 0 कर दो, ये 1 है, ये 2 आ गया, यहाँ पर 2 है। ठीक है, ये 2 है कहीं यहाँ पर। ये दोनों की दोनों रेखाएं तुम देखोगे तो एक दूसरे के समांतर जाती हुई दिखेंगी तुम्हें। तो रेखाएं कैसी बन गई? समांतर। अब तुम कहोगे तुमने ये कैसे y और ये चेंज कर दिया कि समांतर आ गई रेखा? ग्राफ से छेड़खानी, वो भी बिना देखे, तुम भी सीख जाओगे कुछ ही देर में। तो ये समांतर रेखा है कहीं। ठीक है, तो तीनों तरह के तुमने ग्राफ बनाना सीखे। सबसे पहले प्रतिच्छेदी रेखा जो बनेंगी उनका ग्राफ देखा, फिर हमने संपाती रेखाओं का ग्राफ देखा, अब हम समांतर रेखाओं का ग्राफ देख रहे हैं। ये तीनों ग्राफ में अंतर आ कैसे रहा है, अंतर आ कैसे रहा है वो समझना। इस अंतर को समझने के लिए तुम थोड़ी सी चीज़ें ऑब्जर्व करो। ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें ऑब्जर्व करो। मैं इसको लेता हूँ शुरुआत से प्रतिच्छेदी रेखा को। यहाँ पर जब ये ग्राफ बना, ध्यान से समझना ये चीज़, इनके कोफिशिएंट का गेम चलता है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट यानी गुणांक कितना है? 1 है। इसका गुणांक कितना है? 2 है। अगर तुम 1/2 करो, और इसका गुणांक क्या है? 3, इसका गुणांक क्या है? -3। 3 चिन्ह के साथ लेना है -3। क्या ये दोनों चीज़ें बराबर आ रही हैं? तुम बोलो ये बराबर तो नहीं है, ये तो कट के कितना आ जाएगा? -1 आएगा। ये 1/2 है, आधा का भी -1 के बराबर थोड़ी ना होगा। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के बराबर नहीं हैं। तो एक कंडीशन बनती है कि अगर ये दोनों चीज़ें, अगर मान लो 1/, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 1, 2 की जगह पर कुछ भी हो सकता है, उनका अगर तुम रेशियो लो, अनुपात लो, और इन दोनों का जो अनुपात लो, वो दोनों कभी भी बराबर नहीं आते प्रतिच्छेदी रेखाओं के केस में। ऐसा बार बार देखा गया, पैटर्न देखा गया। ठीक है, वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये पैटर्न वगैरह बताना कि ऐसा हुआ, अंदर वाली चीज़ कहाँ से, क्यों ऐसा पैटर्न मिला, वो भी, उस पर भी बात करनी है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ तुम्हें मिली, तो अगर तुम्हें ऐसी कभी दिखे ना कि इनका रेशियो तुमने इनका अनुपात तुमने निकाला, इनका अनुपात तुमने निकाला, दोनों जो अनुपात हैं वो बराबर आ ही नहीं रहे, तो समझ जाओ वो कटेंगे, पक्का कटेंगे। उसकी जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी ही होंगी। ठीक है, दूसरा हमने क्या बनाया था? ये बनाया था। तो यहां पर समझो, अब तुम देखो ये कितना था। हाँ ठीक है, अब इनके अनुपात को देखो, ये कितना आ जाएगा? 2/6। इनका अनुपात कितना है? 4/12। इनका अनुपात कितना है? 8/24। क्या तुम्हें थोड़ा सा अगर तुम काटो तो ये कितना आ जाएगा? 1/3 हो जाएगा। इनको थोड़ा सा काटोगे तो ये भी 1/3 हो जाएगा। इनको जरा काटो तो ये भी 1/3 हो जाएगा। यानी कि इनका जो तीनों का जो अनुपात है वो बराबर आ रहा है। इनके जो गुणांक हैं उनका जो अनुपात है वो तीनों का बराबर आ रहा है। तो अगर ऐसा कहीं पर अनुपात देखा गया तो वो जो रेखाएं बनती है वो संपाती रेखाएं बन जाती हैं। ठीक है,
ठीक है, मेरा दिमाग तो वहीं पर अटका हुआ है कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, उसका आंसर तुम्हें मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा तुम्हें अभी। लेकिन अभी ऐसा समझो कि क्या चल रहा है। अब ये चीज़ समझो, इसमें फिर से वही चीज़ करो, 3/6 करो। यहाँ पर कितना है, -1 है, -1/-2 चिन्ह के साथ लेना रहता है। और ये कितना है, 2/12, 2/12। तो यहाँ पर देखो, अब 3 से 6 कटेगा तो 1/2 आएगा, इधर माइनस से माइनस 1/2 आ गया, और इधर 2/12 यानी कि 1/6 आएगा। तो ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं, 1/2 बराबर 1/2, लेकिन 1/6 के बराबर ये नहीं है। ठीक है, तो कुछ ऐसा बन रहा है कि ये जो शुरुआत के दो गुणांक होते हैं वो तो बराबर आ रहे हैं, उनका अनुपात तो बराबर आ रहा है, लेकिन ये तीसरा वाला जो अनुपात है उसके बराबर नहीं आ रहा। तो कुछ एक यहाँ पर ये नहीं बराबर है। ठीक है, ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो कुछ ऐसा पैटर्न दिखा। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारी जो रेखाएं बनती हैं वो दोनों की दोनों समांतर रेखा बन जाती हैं। अब तीनों को ध्यान से देखो, कहाँ गया, अब तीनों को थोड़ा सा ध्यान से देखना, यही है आज की लास्ट चीज। जैसे हाँ, पहली चीज क्या थी, प्रतिच्छेदी रेखा। 3 तरह की रेखाएं हो सकती हैं। प्रतिच्छेदी रेखा होती है उसके शुरुआत के ही गुणांकों का जो अनुपात होता है वो बराबर नहीं होता, 1/2 बराबर नहीं है 3/-3 के। ठीक है, ये अनुपात और ये अनुपात दोनों बराबर नहीं है। अगर यही कट जाए, पहला वाला चीज ही बराबर ना हो, तो उसको हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा होगी, और हल जो आएंगे वो अद्वितीय होंगे। कोई भी बात पता चल जाए तुम्हें, प्रतिच्छेदी या अद्वितीय हल, या अद्वितीय हल कोई बताता है। दूसरी चीज, अगर तीनों के तीनों जो अनुपात हैं वो बराबर आ जाएं तो हम कहेंगे संपाती रेखाएं होती हैं और अनंत हल होते हैं। ये दोनों बातें यहाँ से निकले आ सकती हैं। तीसरी चीज, अगर पहले दो तो बराबर हों लेकिन लास्ट वाली चीज बराबर ना हो, तब हम कहते हैं कि समांतर रेखाएं होंगी, अर्थात कोई हल नहीं आएगा, कोई हल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये दोनों बातें तुम बोल सकते हो। इसी चीज को हमने जनरल रूप में यहाँ पर लिख दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये पूरा पेज तुम्हारे दिमाग में छप जाना चाहिए कि क्या है ये। अब समझो, तुम्हारे पास दो रेखाएं दे रखी हैं, रेखा 1 रेखा 2, दो समीकरण दे रखे हैं। ठीक है, इसका एक युग्म है। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करा तुमने। यदि, या ऐसे मुझे ऊपर लिख लेना चाहिए था, मान लो जो प्रतिच्छेदी रेखा, मान लो ऐसा आता है कि A1/A2 करा तुमने, A1/A2 करा, वो B1/B2 के बराबर नहीं आ रहा। तो अगर ऐसा नहीं, ऐसी चीज तुम्हें मिली, तो इस चीज को देखते ही तुम बोल सकते हो कि ये जो रेखा है ना वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, और इसके जो हल होंगे वो अद्वितीय हल होंगे। थोड़ा सा उल्टा देखना, हमें पहले ये चीज निकालनी है। ठीक है, ये चीज निकाल कर तब हम बताएंगे इनके बारे में, कितने हल होंगे, कैसे हल होंगे, वो सारी चीजें बाद में। पहले ये अनुपात निकालो। दूसरी चीज, अगर मान लो ऐसा हो जाता है कि तुमने A1/A2 करा, B1/B2 करा, ये दोनों बराबर आ गए, फिर C1/C2 करा, वो भी बराबर आ गया, तीनों चीजें आपस में बराबर हो गई, तो हम कह देंगे कि रेखाएं समांतर होंगी, सॉरी संपाती होंगी, और अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। हर पॉइंट बराबर है तो उनका जो अनुपात है वो भी तो हर पॉइंट पर बराबर होने वाला है। ठीक है, तो ये संपाती रेखा होंगी। अब मान लो हमने करा कि A1/A2 करा, B1/B2 करा, ये दोनों तो बराबर थे, लेकिन जैसे हमने C1/C2 करा वो बराबर नहीं आ रहा। ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये वाला बराबर नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है, ये शायद तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, या चलो मैं दिखा दूंगा तुम्हें। तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, लिख लेना चलो तुम अगर ना दिख रहा हो तो अगर ऐसा हो जाता है तो हम कहेंगे जो रेखाएं हैं वो समांतर रेखाएं होंगी, और समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता। पूरा फ्लो चार्ट समझ में आया। एक और बात ध्यान से समझना, सबसे पहले मान लो मैंने करा A1/A2, यदि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यहीं पर पहला वाला ही कट गया तो हम कहेंगे ये अद्वितीय हल होगा और प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। मान लो तीनों चीजें बराबर आ गई तो हम कहेंगे संपाती रेखाएं होंगी और अनंत हल आएंगे। मान लो ये पहले दो तो बराबर आ गए लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं हुआ, तो हम कहेंगे समांतर रेखाएं होंगी और समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, और यहीं पर हम आज के लेक्चर को खत्म करेंगे। और एक और चीज, अगर मान लो तुमने अनुपात निकाले, और ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे जो सवाल आते हैं उन पर तो तुम्हें दो समीकरण तो दे रखे होते हैं, उनके अनुपात से ही तुम बता सकते हो कि कैसी रेखाएं बनेंगी, कितने हल आएंगे, वो तुम उनके अनुपात देखकर बता सकते हो। कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। जो मैंने सही करा था ना, ये मैं कुछ चेंज वगैरह करके, तो वो अनुपात से ही करा था। ठीक है, तो एक जादू की तरह है कि तुम्हें अगर अनुपात पता चल गया
तो अनुपातों से ही तुम सारा कुछ बता सकते हो कि रेखा समांतर बनेंगी, प्रतिच्छेदी बनेंगी, संपाती बनेंगी, कितने हल आएंगे, अनंत हल आएंगे, अद्वितीय हल आएगा या कोई हल नहीं आएगा, वो सारा कुछ तुम बता सकते हो। और अगर मान लो ऐसा कुछ होता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, पहला ही बराबर का चिन्ह कट गया, तो इसका मतलब क्या है, उसके अद्वितीय हल आएंगे, यानी केवल एक हल आएगा, यानी कि वो एक संगत युग्म आएगा, कोई ना कोई हल तो आ ही रहा है। मान लो तीनों की तीनों चीजें बराबर हो जाती हैं तो वो संपाती रेखाएं होंगी, और संपाती रेखाओं के अनंत हल होते हैं, हल तो आ ही रहे हैं ना, तो हम उसको कहेंगे, ये जो इसको देखकर, इस अनुपात को देखकर ही बता देंगे कि दोनों के दोनों जो समीकरण युग्म हैं वो संगत हैं। अगर हमें ऐसा कुछ मिल जाता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, ये तीसरा वाला कट गया, तो हम कहेंगे जो रेखाएं वो समांतर रेखाएं होती हैं, उनका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता। तो इसको देख कर ही हम बता सकते हैं कि रेखाएं जो होंगी वो असंगत होंगी, असंगत होंगी। ठीक है, पूरा का पूरा जो एक तरीके से सार तुम्हें उस पर मिल रहा है, इस पूरे जो पेज है उस पर तुम्हें पूरा सार मिल रहा है एक तरीके से। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करेंगे, बाकी प्रश्नावली को कल हम पूरा सॉल्व करेंगे। आज तो हमें सारी चीज़ समझनी ही थी, ग्राफ बनाना सीख लिया, इस पर अब हमें सारे सवाल करने हैं, उदाहरण करने हैं, प्रश्नावली 1.1 करनी है, फिर इस पर जो PYQ पूछे गए हैं वो भी मैं तुम्हें साथ ही करा दूंगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें अभी हमें अगले लेक्चर में करनी है। तो आज तुमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली कि होता क्या है रैखिक समीकरण, ग्राफ कैसे बनाते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण किस तरीके से होते हैं, और क्या क्या था, बहुत सारी चीज़ सीख ली, हल कितने तरीके के होते हैं, संगत असंगत क्या होता है। ठीक है, और वो रेशियो वाली चीज़, ये सबसे इम्पोर्टेंट पेज था, ये तो दिमाग में छप जाना चाहिए तुम्हारे। तो ठीक है, अब कल मिलते हैं अगली वीक क्लास में। ये उदाहरण तो हो ही गया था, कल हम पूरा का पूरा सॉल्व कर लेंगे उदाहरण और प्रश्नावली को। तो आखिरी में जो लोग ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए नया बैच स्टार्ट हो चुका है, तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास 10th वाले। इंग्लिश और मैथ्स दोनों के दोनों मैं पढ़ा रहा हूँ अभी के टाइम पर, और साइंस भी वहीं पर चल रही है, तो बहुत ही कम फीस में तुम ज्वाइन कर सकते हो आराम से। क्वालिटी तुम्हें देखने को मिलेगी यहाँ पर, तुम्हें यूट्यूब पर भी वही क्वालिटी देखने को मिल रही होगी जो ऑफलाइन में मिलती है। ठीक है, तो क्वालिटी अगर चाहिए तो तुम आ सकते हो, स्वागत है तुम्हारा ऑफलाइन बैच में, और फीस बहुत ही कम है, और लोग जितने ले रहे हैं उससे बहुत कम है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए, धन्यवाद।